हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट्स नेम इज़ द टेल ऑफ द बिश्नोईज़। यानी कि इसमें हम बिश्नोई प्रजाति के जो लोग हैं उनकी कहानी पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द text. In this text, this tale is about the Bishnoi community that brought a drastic change in the ecology of Marwar in Rajasthan. This area had been very dry for centuries, where trees and animals were not in a sufficient number. The Bishnois sacrificed their lives to guard the khejuri trees and did a big plantation in the area. They contributed a great deal to protect birds and animals. इसका मतलब है कि यह कहानी बिश्नोई समुदाय की है जिसने राजस्थान में मारवाड़ में पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन ला दिया। यह क्षेत्र कई शताब्दियों तक अत्यधिक सूखाग्रस्त रहा था, जहां पेड़ व पशु पर्याप्त मात्रा में न थे। बिश्नोई लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और उस क्षेत्र में व्यापक रूप से पेड़ लगाए। उन्होंने पशु पक्षियों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। नाउ वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर। टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक। अगर हम आज की बात करते हैं तो मारवाड़ जो है रेत व चट्टानों का वृक्ष विहीन बंजर क्षेत्र है। The only growing trees are growing things as thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear और बबूल ट्री। यहाँ उगने वाली वनस्पतियों के नाम पर यहाँ मात्र कटीली झाड़ियाँ, छोटी खुरदरी घास के कुछ गुच्छे और विरल का मतलब जहाँ तहाँ, स्केंटेड का मतलब कहीं कहीं पे उगी हुई हैं, अल्प विकसित बेर या बबूल के पेड़ हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डिजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रूव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। किंतु आपको अविश्वसनीय रूप से इस मरुस्थल में भी पूर्ण विकसित खेजड़ी के वृक्षों के कुंजों से घिरा हुआ अनूठा गांव मिल सकता है। दिस कज़न ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्षा, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज। अ फुल ग्रोन camel can enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel. Its sponge can be made into a delicious curry and its thorns guard the farmer's field against wandering animals. यह बबूल से मिलता जुलता पेड़ यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि बबूल से मिलता जुलता जो पेड़ है जिसको हम खेजड़ी कहते हैं उसे कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। यह वृक्ष जो भी कामनाएं हम करते हैं उन्हें पूरी करता है। यह पूर्ण जो एक बड़ा हो चुका है ऊंट उसको जो है छाया में दोपहर में वो नींद इसके नीचे जो है नींद का आनंद ले सकता है। इसकी टहनियाँ सहित पत्तियां बकरी, भेड़ जैसे मवेशी और ऊंट को पोषण प्रदान करती हैं। इसकी फलियों से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है और इसके कांटे जो हैं वो खेतों को उजाड़ने वाले जानवरों से बचाने के लिए जो है किसान अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. Even though the climate was the same as it is today and the land was covered by thousands upon thousands of khejuri trees and there were plenty of bear, car and sangri, these plains were become to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and nilgai, and on this bounty lived the terrible bheels. किसी समय की अगर हम बात करें तो मारवाड़ के मरुस्थल में इतने विशाल क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया था जितने पर आज इसका प्रभाव है। यद्यपि
तब भी आज के जैसी ही जलवायु थी, परंतु भूमि जो है वो हज़ारों हज़ार खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी। और वहाँ पे हम बात करें तो बेर, कैर, सांगरी के वृक्ष जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में थे। ये मैदान हज़ारों बारहसिंगा, कृष्णमृग, चिंकारा, नीलगाय के निवास स्थल थे। और इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध इन्हीं सामग्रियों पर भील जनजाति यहाँ पे रहती थी। यानी भील जाति के जो लोग थे वो यहीं इन्हीं एरियाज़ में रहते थे और वो पूर्ण रूप से इन जानवरों पे और यहाँ के जो जंगल थे जिनके अंदर खेजड़ी वृक्ष जो है मुख्यतः पाया जाता था उसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अबाउट 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into the India from West and Central Asia. Some of them spread into Marwar. The Bhils resisted their encroachment, but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the Bhils in case the land appeared boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravali. The population of Marwar was on the increase. लगभग हम 3000 वर्ष पूर्व की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी एवं मध्य एशिया से पशुपालकों की भारी भीड़ भारत में उमड़ने लगी। उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए वो लोग। भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया, यानी उनको यहाँ पे उन्होंने बसने नहीं देना चाहा। किंतु जो आक्रमणकारी आए थे, जो इन्वेडर्स आए थे, उनके पास घोड़े और श्रेष्ठ हथियार थे और शीघ्र ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया। खैर जो कुछ भी हो, भूमि असीमित थी क्योंकि कम जगह थी यहाँ पे प्रतीत हुई और भील लोग जो हैं वो मजबूर होकर अरावली की पहाड़ियों की तरफ कुछ पीछे हट गए। मारवाड़ की जनसंख्या जो है इस समय वृद्धि की ओर अग्रसर थी क्योंकि इस समय जो पॉपुलेशन थी मारवाड़ की वो काफ़ी इंक्रीज हो रही थी। बट एज centuries passed, the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedlings and saplings was gazed down and had little change to grow. Invaders and the terrible Bhils found less and less to sustain themselves. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajputs ruled the whole of Marwar. किंतु ज्यों शताब्दियाँ गुजरती गई, अगर हम बात करें मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, मवेशी हम कहेंगे, हियर्ड्स हम कहेंगे, जो जानवर होते हैं जो घास फूस खाते हैं, जैसे भेड़ हैं, बकरियां हैं, तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अंकुरित पौधों व छोटे पेड़ों को वो लोग चर जाते थे, खा जाते थे, जिससे उनके उगने के अवसर बहुत थोड़े रह जाते थे। क्योंकि जैसे बकरी है, भेड़ है, ये किसी छोटे पौधे को खा लेते हैं तो फिर वो ग्रोथ नहीं करता है। आक्रमणकारियों एवं जनजातियों यानी जो इन्वेडर्स आए थे और जो यहाँ की भील जाति के जो लोग थे, भीलों को अपना भरण पोषण करने के लिए और भी कम भोजन इत्यादि मिलने लगा, क्योंकि जो जानवर हैं वो पौधों को बढ़ने ही नहीं देते थे और जिसकी वजह से उन लोगों को खाने की प्रॉब्लम आने लगी। अंततः 13वीं शताब्दी के अंदर भीलों पर कन्नौज के राठौड़ों का अंतिम जीत हुई। अब संपूर्ण मारवाड़ पर राजपूत शासन करने लगे। यानी भीलों का पहले जो मुकाबला है, जो सामना है, वो किनसे हुआ? जो इन्वेडर्स थे, जो मध्य एशिया से जो अलग जाति के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर सेटल हो गए वो लोग। फिर उन लोगों की जो जानवर थे और जो भीलों के जानवर थे, उन्होंने मिलकर यहाँ की जो वेजिटेशन थी, यहाँ की जो वनस्पति थी, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिससे यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम लोगों के सामने आने लगी। उसके बाद में जो अंतिम जीत भील जाति के ऊपर आक्रमण हुआ, वो राठौड़, कन्नौज के जो राठौड़ थे, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और फिर यहाँ पे फाइनली जो है राजपूत शासन करने लगे भीलों के ऊपर मारवाड़ के अंदर। इन ईयर 1451 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग,
as an extraordinary child was born in the village of Pipasar. His father was the headman Thakur Lohat and his mother was Himsa Devi. The boy was called the Jambhaji. As a little boy, he was given the task of looking after his father Laz herd of cattle and sheep. It was the great fun to take the animals out gazing, lie in the shade of a khijri trees, and watch the herds of blackbuck. Jambaji was fascinated by the little grace of his this handsome antelope, and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags. अब हम बात करते हैं वर्ष 1451 की में सर्वाधिक वीर राठौड़ राजाओं में से एक राव जोधाजी के शासन के दौरान पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। उसके पिता सरदार ठाकुर लोहत और उसकी माता हंसा देवी थी। बच्चे को जम्बाजी के नाम से पुकारा गया। छोटे बच्चे के रूप में उसने अपने पिता के मवेशियों और भेड़ों के बड़े झुंड की देखरेख का कार्य सौंपा गया। पशुओं को बाहर लेकर जाना और उनको चराना, खेजड़ी के पेड़ की छाया में लेटना, कृष्ण मर्गों के झुंडों को निहारना बड़े आनंद की बात उस बच्चे के लिए थी। बहु सुंदर बारासिंगों की मनोहारी चाल भी शोभा पर जम्भाजी जो है वो मोहित हो जाते थे कि जिस तरह से वो बारासिंगा जो थे हिरन, वो जिस तरह से चलते थे वो उनको काफ़ी मोहित करती थी। और वो सोचते थे कि पूर्ण जो ग्रोथ हो जाती है, जो पूर्ण वयस्क हो जाते हैं, दो नर हिरणों की लड़ाई से अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने वाला दृश्य कोई नहीं है। इट मीन्स दैट इफ़ वी आर टॉकिंग देन जम्भाजी हैज़ रियली एन्जॉय द फाइट ऑफ टू एंटेलोप्स दैट ही हैज़ टू बी अप्रिशिएट कि उससे एंथ्रिलिंग और कुछ भी इस संसार में नहीं हो सकता है। When Jambaji was 25 years old, जब जम्बाजी 25 साल के हुए, a great disaster overtook the whole region. उनके पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा आ गई। The small quantity of rain that used to come regularly is altogether. बहुत ही कम बारिश जो है उनके क्षेत्र में हुई, उनके क्षेत्र में बारिश होना ही बंद हो गई। एक तरह से हम कहते हैं कि थोड़ी वर्षा जो नियमित रूप से हुआ करती थी वह भी पूर्ण रूप से बंद हो गई। द वर्स्ट सफ़र्स वर द कैटल। सबसे ज़्यादा जब किसी ने सफ़र किया वो थे जानवर, जो कैटल्स थे वहाँ के। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे का जो पहला साल था, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। तो जो बाजरा के स्ट्रॉ होते हैं, जो डंडियाँ होती हैं उनकी, वो उन्होंने, जो हम जिसे भूसा कहते हैं, उसे खाकर उन लोगों ने काम निकाला। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड। दूसरा साल तो बहुत ही बुरा था। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास। घास की एक पत्ती भी नहीं थी उनके पास में। लेफ्ट एनीवेयर, कहीं पर भी नहीं बची थी। द पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स। कि उन्हें कहीं पर भी कोई पत्ता मिल जाए जो वो अपने जानवरों को खिला दें। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री, फिर है बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। लेकिन इतने सारे जानवरों के लिए खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एंड दैट ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 consecutive ईयर्स। और ये जो सूखे की स्थिति थी वो लगातार 8 सालों तक बनी रही। पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ विलेज फ्रॉम ऑल द ट्रीज। जो गांव के लोग थे उन्होंने पेड़ों की जो है सभी पत्तियों को अंतिम टुकड़े तक काटते चले गए और अंततः सूखने प्रारंभ हो गए वो पेड़। ठीक है, क्योंकि पेड़ों को पूरी तरह से उन्होंने कटअप कर लिया था। When the stored grain was exhausted, people ate खिचड़ी पोट्स। तो और जब लोगों के पास घर में खाना ख़त्म हो गया, जो उनके पास में ग्रेन्स थे, दाने थे, वो ख़त्म हो गए, तब उन्होंने खिचड़ी की जो पॉट्स हैं वो खाना शुरू किया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राई बेर सीड्स, और बेर के जो सूखे बीज होते हैं उनसे उन्होंने आटा बनाना शुरू किया। और खिचड़ी की जो फलियाँ होती हैं, पोट्स होती हैं, वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। दैन when this too was exhausted, और ये भी जब ख़त्म होने लगा, they tore the bark
ऑफ द सांगरी ट्रीज एंड पाउडर द एंड कुक इट। फिर उसके बाद में जब ये सब भी उनके पास में ख़त्म हो गया तो उन्होंने जो सांगरी का जो वृक्ष होता है, जो हम खेजड़ी जिसे हम कहते हैं, उसकी छाल उतारनी शुरू की और उसका आटा बनाकर उसे पकाना उन लोगों ने शुरू किया। They haunted every one of the starving black bugs and finally they abandoned all hope and migrated in masses. Ten of thousands of cattle perished on the way. By now the whole country was barren. There was not a tree in sight for miles together, nor a single cow, nor a black bug. The only people to hold on were big landlords like Jambaji's father with huge store of bajra that somehow lasted through the difficulties टाइम। उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए कृष्ण मृग का शिकार किया और अंततः उन्होंने सारी आशाएं लोगों ने वहाँ पे छोड़ दी और झुंड के झुंड जो लोग हैं अन्यत्र पलायन करने लगे, यानी दूसरी जगहों पर वो लोग जाना शुरू करने लगे। मार्ग में दसों हज़ार पशु जो हैं वो मर चुके थे और अब तक संपूर्ण प्रदेश में जो है वो बंजर हो चुकी थी धरती। मीलों तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता था, न कोई गाय न कोई कृष्ण मृग। वहाँ रुके रहे लोगों में केवल जम्बाजी के पिता जैसे बड़े ज़मींदार ही थे जिनके पास बाजरे के विशाल भंडार थे, जो कि कठिन समय में जैसे तैसे बने रहे। यानी जम्बाजी क्योंकि एक लैंडलॉर्ड फैमिली से थे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उनका जो पूरा गांव था वो पूरा का पूरा खाली हो गया क्योंकि वहाँ पे जानवर भी मर चुके थे और लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ भी वहाँ पे बचा नहीं था। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जम्बाजी जो है इस सूखे की स्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन अवेकफुलनेस। कई रातों तक वो सोए नहीं, जागते रहते थे बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स ही सा अराउंड हिम, क्योंकि लोग किस तरह से उनके आसपास में परेशान हो रहे थे, किस तरह से जानवर मर रहे थे। द डाइंग कैटल्स, द स्टार्विंग चिल्ड्रंस, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। यानी वो उनको डराते थे, जम्बाजी को वो सपने में आते थे, वो मतलब सोने नहीं दे रहे थे। वो जानवर, वो बच्चे भूखे जो मर रहे थे, वो सब चीज़ें उनको डराने लगी। एंड फाइनली एट एज ऑफ 34 ही हैड अ विज़न। और उनको 34 ईयर्स में उन्होंने एक विज़न देखा, एक सपना देखा। ही वॉज मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन power, destroying the world around him, and he decided to change it all. If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tents and beliefs. Jambaji wanted to earth to be covered once again by its abundance of khijri. अब जो है उनको बहुत ज़्यादा ये परेशानियाँ उनको दिखने लगी कि ये किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो मर रहे हैं, किस तरह से इनके आसपास का जो संसार है वो ख़त्म हो रहा है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इन सब चीज़ों को मुझे चेंज करना होगा। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन, कि अगर वापस जीवन को यहाँ पे उसी तरीके से लाना है, इस बंजर भूमि पे लाना है, तो जम्बाजी ने कहा कि हमें उसी तरीके से यहाँ पे लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना होगा और इस पृथ्वी को वापस उसी कवर हम करना होगा जहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में थे, बेर थे, कैर थे, सांगरी ट्रीज थे। तो उन्होंने कहा कि वापस हमें वो चीज़ें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। ही वॉन्टेड हियर्स ऑफ ब्लैक बग्स टू फ्लोरिक अगेन। वो चाहते थे कि यहाँ पे जो कृष्ण मृग हैं वो वापस दिखना शुरू हो जाएं, वापस वो यहाँ पे आएँ वो जानवर। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस। और उन्होंने सोचा कि इसके लिए हर एक व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। न्यू द वे टू अचीव दिस। रास्ता पता था किस तरह से ये चीज़ वो हासिल कर सकते हैं। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन ईयर 1485। और 1485 में उन्होंने अपने इस मैसेज को जो वो चाहते थे उसको उन्होंने दूसरों तक पास करना शुरू किया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स। और उनके इस मैसेज के अंदर जो है 29 जो बेसिक हम कहें कि जो इनके टेनेंट्स थे, जो इनके हम ये कहें कि जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो इन्होंने इंक्लूड किए। इट्स टू मेजर कमांडेंट वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द
कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल। और इसके अंदर जो मेन हम कहें कि जो फरमान थी या जो कमांडेंट होती है, आज्ञा देना, कि हम इन्होंने दो चीज़ों को, दो पॉइंट्स जो थे 29 में से, वो दो स्पेशली रिकमेंड किए थे कि एक तो कोई भी हरे पेड़ की कटाई नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को अकारण ही नहीं मारेगा। जंबाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जंबाजी का मानवता के लिए ये जो मैसेज था, ये जो संदेश था, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और हर जीवित चीज़ के लिए जो सम्मान था, वॉज एगरली एक्सपेक्टेड, सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहैबिटेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर। उनकी जो ये टीचिंग्स थी, जो उनके ये प्रिंसिपल्स थे, वो 100 से भी ज़्यादा गाँवों में प्रमोट किए गए, उनको लोगों तक पहुंचाई गई उनकी बात, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि हमें वापस धरती को जो है उसका ग्रीन जो क्लोथ है, जो ग्रीन उसकी जो दृश्य है, वो हमें उसको वापस करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई